वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? यूपी लेखपाल 2026 के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का फुल क्लास वीडियो अब 10 में 10 मार्क्स गारंटीड। पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट होगा इस जबरदस्त वीडियो में। सिर्फ शुरुआत है। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी से लेकर बायोस्फीयर तक पूरा चैप्टर 0 से हीरो बनने वाला है। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो टॉपिक का मास्टर बना दूंगा, चुटकी में तैयार करा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। अब यूपी लेखपाल 2026 के लिए आ गया सबसे जबरदस्त वीडियो सेशन। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की तैयारी होगी चुटकियों में। एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना तैयार कर लो, काफी है। बिल्कुल। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन को पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद आज का हमारा ये जो सेशन है ना, ये पूरी तरह से पर्यावरण पर फोकस्ड है और हमारा टारगेट एकदम साफ है, 10 में से 10 मार्क्स। हाँ, और आज की क्लास का एजेंडा भी बिल्कुल सेट है। हमारे पास पूरे 13 पेज हैं और हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। कोई भी चीज छूटेगी नहीं। तो शुरू करें? हाँ, एकदम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 1। यहाँ सबसे पहली हेडिंग ही है पर्यावरण क्या है, यानी व्हाट इज एनवायरनमेंट। देखिए, पर्यावरण को समझना बहुत आसान है। ये जो शब्द है ना, एनवायरनमेंट, ये एक्चुअली एक फ्रेंच शब्द एनवायरनर से बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है चारों ओर से घेरना। अच्छा, मतलब जो भी चीजें हमारे आसपास हैं। राइट, वो सभी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जो हमें घेरे हुए हैं, वही हमारा पर्यावरण है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट अभी अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा है, तो उसके कमरे के चारों तरफ की हवा या बाहर जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो सब एनवायरनमेंट है। बिल्कुल। और यहां पर ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट, एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है, मार्क करके आना। हाँ, एग्जाम में वर्ड की ओरिजिन जरूर पूछते हैं। सही का, समझ आ रहा है? सोचो, अगर एग्जाम में पूछे किस भाषा का शब्द है तो क्या मार्क करोगे? फ्रेंच ही मार्क करना है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। यहाँ हेडिंग है पर्यावरण के घटक, जैविक यानी बायोटिक वर्सेस अजैविक यानी अबायोटिक। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। अरे बहुत सिंपल है। देखिए, सजीव घटक यानी बायोटिक वो होते हैं जिनमें जान होती है। इसमें 3 मेन चीजें आती हैं। पहला, उत्पादक, जैसे हमारे पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं। दूसरा, उपभोक्ता, जैसे हम इंसान और जीव जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं। एग्जैक्टली। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अपघटक, जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं जैसे बैक्टीरिया या कवक। और दूसरी तरफ निर्जीव घटक हैं जिन्हें हम अबायोटिक कहते हैं, राइट? जैसे पानी, प्रकाश, पर्वत, तापमान, गैस, मरुस्थल, जो जीवन को आधार देते हैं। इसके लिए पीडीएफ में एक बहुत बढ़िया ट्रिक दी गई है। सजीव इज इक्वल्स टू जान, बायोटिक। निर्जीव इज इक्वल्स टू बेजान, अबायोटिक, ए फॉर एब्सेंट लाइफ। वाह, ये ट्रिक तो सच में कमाल की है। और देखिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट एमसीक्यू यहां से आता है कि इन निर्जीव यानी एबायोटिक चीजों के बिना बायोटिक की वैल्यू 0 है। सही बात है। अगर पानी या हवा ना हो तो बैक्टीरिया या इंसान क्या ही करेंगे? सोचो, अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स ना हो तो बायोटिक का क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब घटक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब आते हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, पर्यावरण के प्रकार वर्सेस घटक, यानी टाइप्स वर्सेस कंपोनेंट्स। इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ, और कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। देखिए, प्रकार यानी टाइप्स सिर्फ 2 होते हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल और दूसरा मानव जनित जो इंसान ने मॉडिफाई किया है। राइट। लेकिन जब हम घटक यानी कंपोनेंट्स की बात करते हैं ना, तो वो 3 होते हैं। पहला जैविक, दूसरा अजैविक जो हमने अभी पढ़ा, और तीसरा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित घटक। ये सांस्कृतिक घटक थोड़ा अलग लग रहा है।
इमारतें, सड़कें और उद्योग तो समझ में आते हैं कि इंसान ने बनाए हैं, लेकिन इसमें रीति रिवाज, जाति और धर्म भी शामिल है। हाँ, यही तो कैच है। पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके जो नियम हैं, मंदिर हैं, परंपराएं हैं, वो सब मिलकर हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ओह वाओ, मतलब हमारे मंदिर और रीति रिवाज भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। एकदम। PYQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है, डाउट क्लियर करो। प्रकार पूछे तो 2, घटक पूछे तो 3। समझ आ रहा है। अब बताओ, सड़कें और धर्म किस घटक में आएंगे? सिंपल है, कल्चरल या सांस्कृतिक घटक में। सही। अब फोकस करते हैं पेज नंबर 4 पर। हेडिंग है प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मंडल, द 4 रेल्म्स। ये बचपन में पढ़ा था शायद। हाँ, स्कूल में पढ़ाते हैं। 4 मंडल होते हैं। पहला वायुमंडल, जिसमें ऐसी गैसेस होती हैं जो हमें सांस लेने में मदद करती हैं और सुरक्षा देती हैं। दूसरा जलमंडल, जिसमें लिक्विड, सॉलिड और बर्फ सब आता है, राइट? बिल्कुल, ये जल आपूर्ति करता है। तीसरा है स्थल मंडल, यानी ठोस चट्टानें और मिट्टी जो हमें आधार और पोषक तत्व देती हैं। और चौथा और सबसे खास है जीव मंडल, यानी बायोस्फीयर। तो ये सबसे खास क्यों है? क्योंकि ये पहले वाले तीनों मंडलों का मिलन केंद्र है। जहां ये तीनों मिलते हैं वहीं जीवन को सहारा मिलता है। अच्छा, मतलब जहां जल, थल और वायु एक साथ मिलते हैं, ठीक वहीं जीवन संभव है। एग्जैक्टली। और इसीलिए एग्जाम पॉइंट याद रखें, जीव मंडल, बायोस्फीयर हमेशा बायोटिक होता है, क्योंकि वही लाइफ है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सोचो, बायोस्फीयर बनाने के लिए किन 3 मंडलों की जरूरत पड़ती है? आंसर सिंपल है, हवा, पानी और जमीन, तीनों चाहिए। एकदम परफेक्ट। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पर। हेडिंग है इकोलॉजी का अर्थ, यानी पारिस्थितिकी क्या है। अभी तक हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे। देखिए, इकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला ओइकोस, जिसका मतलब होता है रहने का स्थान या घर, और दूसरा लोगोस, जिसका अर्थ है अध्ययन करना। मतलब घर का अध्ययन। सही पकड़ा। इसका मूल मतलब है मनुष्यों, जानवरों और भौतिक घटकों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करना। जैसे कैसे जानवर और पानी या जलवायु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी की डिटेल स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक ट्रैप है एग्जाम का। शॉर्टकट ट्रिक याद रखो। एनवायरनमेंट फ्रेंच था, पर इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है। एग्जामिनर यहाँ वर्ड प्ले करता है। क्या ध्यान दिया है आपने कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की भाषा में क्या अंतर है? एक फ्रेंच है और एक ग्रीक। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। सही बात है। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 6। हेडिंग है इकोलॉजी के स्तर, यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें शुरुआती 3 स्टेप्स दिए हैं। हाँ, हमें इसको नीचे से ऊपर की तरफ समझना होगा। सबसे छोटा स्तर या स्टेप 1 है जीव या ऑर्गेनिज्म, यानी एक अकेला सजीव। जैसे किसी तालाब में एक अकेली मछली, राइट? बिल्कुल। अब स्टेप 2 पर आते हैं, जो है जनसंख्या या पॉपुलेशन। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में सिर्फ एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव। तो तालाब की सारी मछलियां मिलकर पॉपुलेशन बन जाएंगी? हाँ, लेकिन तालाब में सिर्फ मछलियां तो नहीं होती ना। नहीं, मेंढक, सांप और बैक्टीरिया भी होते हैं। राइट। तो जब मछली, मेंढक, सांप और बैक्टीरिया सब मिल जाते हैं तो वो बनता है स्टेप 3, जिसे हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं, यानी विभिन्न प्रजातियों का समूह। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। इसको याद रखने के लिए गजब की ट्रिक दे रहा हूं। शॉर्टकट ट्रिक याद रखो, JJSPBB, यानी जीव, जनसंख्या, समुदाय, परितंत्र, बायोम और जीवमंडल। JJSPBB। सोचो, अगर सिर्फ एक ही प्रजाति की बात हो तो उसे ऑर्गेनिज्म कहेंगे या पॉपुलेशन? ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रुप है एक प्रजाति का तो वो पॉपुलेशन है। एकदम सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर। यहाँ इकोलॉजी के आगे के 3 स्टेप्स हैं। हाँ, स्टेप 4 है परितंत्र या इकोसिस्टम। देखिए, जब जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो इकोसिस्टम बनाता है। मतलब समुदाय में जब हम पानी, हवा जैसी निर्जीव चीजें जोड़ दें तो इकोसिस्टम बनता है। एग्जैक्टली। फिर आता है स्टेप 5, जिसे बायोम कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसकी अपनी एक विशिष्ट जलवायु और वनस्पति होती है। जैसे टुंड्रा वन, जहाँ बहुत ठंड होती है, या फिर सवाना के घास के मैदान। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी स्टेप 6 है जीवमंडल या बायोस्फीयर,
जो हमने पहले डिस्कस किया था, पृथ्वी का वो भाग जहां जीवन है। यहां एग्जाम पॉइंट याद रखें, समुदाय वर्सेस परितंत्र। इनमें क्या कंफ्यूजन होता है? देखिए, समुदाय में केवल सजीव होते हैं, लेकिन जब वो हवा या पानी यानी भौतिक घटकों के साथ क्रिया करें तो वो परितंत्र या इकोसिस्टम बन जाता है। समझ आ रहा है कि इकोसिस्टम बनने के लिए एबायोटिक फैक्टर्स की क्या वैल्यू है। बिना उनके इकोसिस्टम बन ही नहीं सकता। सही बात है। अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही खास पेज नंबर 8 पर। यहाँ हेडिंग है महत्वपूर्ण जनक या फादर्स ऑफ इकोलॉजी। ये तो फैक्ट से भरा हुआ पेज लग रहा है। हाँ, और ये सीधा रटने वाला पोर्शन है। पर्यावरण या इकोलॉजी के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। और भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है? वो हैं रामदेव मिश्रा जी। और एक बहुत गर्व की बात है कि प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक का दर्जा संत श्री जम्बेश्वर जी महाराज को दिया जाता है। ओह, ये वही है ना जो राजस्थान में पेड़ों को बचाने के लिए जाने जाते के? बिल्कुल। इसके अलावा दो और नाम बहुत जरूरी हैं। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और इकोसिस्टम? इकोसिस्टम शब्द 1935 में एजी टांसले ने दिया था। और एक आखिरी नाम आधुनिक इकोलॉजी के जनक यूजीन ओडम को माना जाता है। यहाँ तो सीधे फैक्ट्स हैं। एग्जामिनर यहाँ ऑप्शन से बहुत खेलता है। डायरेक्ट एमसीक्यू यहीं से आता है। परिभाषा नहीं, ये डायरेक्ट फैक्ट्स पेपर में छपते हैं। सोचो, इकोलॉजी और इकोसिस्टम शब्द देने वाले वैज्ञानिकों के नाम याद हुए या नहीं? हैकल ने इकोलॉजी दिया और टैंसली ने इकोसिस्टम। बहुत बढ़िया तरीके से याद किया। अब वक्त है रैपिड फायर का। आ चुके हैं पेज नंबर 9 पर। यहाँ 12 वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए इनका एक क्विक रिकैप करते हैं। बिल्कुल। हमने देखा एनवायरनमेंट फ्रेंच शब्द है और इकोलॉजी ग्रीक शब्द है। जैविक घटकों में सजीव आते हैं और सूक्ष्मजीव अब घटक होते हैं। हाँ, और अजैविक घटक जीवन का आधार बनते हैं। सांस्कृतिक घटक में इंसान की बनाई चीजें आती हैं और जीव मंडल तीनों मंडलों का मिलन केंद्र है। राइट? सही कहा। वायुमंडल हमें सुरक्षा देता है। जनसंख्या में एक प्रजाति होती है जबकि समुदाय में बहुत सारी प्रजातियां। और पॉइंट 11 में टुंड्रा वन जो है वो बायोम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी पॉइंट था कि अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द दिया। PYQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है। इन 12 पॉइंट्स को एग्जाम से पहले जरूर देखना। इन 12 फैक्ट्स में से सबसे नया फैक्ट कौन सा लगा? मुझे तो वो सांस्कृतिक घटक वाला पॉइंट अभी भी सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, वो सच में नया पर्सपेक्टिव है। अब देखते हैं पेज नंबर 10। यहाँ 6 एक्सपेक्टेड MCQs हैं। लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स। चलिए देखते हैं। प्रथम भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे? जम्भेश्वर जी। 1935 में इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? टैंसले ने। पेड़ पौधे और सूक्ष्मजीव क्या हैं? जैविक घटक। सड़कें, उद्योग और धर्म क्या हैं? ये सांस्कृतिक घटक में आएंगे। और एक ही प्रजाति का समूह क्या कहलाता है? जनसंख्या। और आखिरी भारतीय इकोलॉजी के जनक रामदेव मिश्रा। ये तो बिल्कुल एक क्लासरूम टेस्ट जैसा फील दे रहा है। डायरेक्ट MCQs यहीं से आता है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनको तो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पर रखना है। टेस्ट योरसेल्फ। बताओ इन 6 में से कितने आंसर सही थे। अगर सभी सही थे तो आपकी तैयारी सॉलिड है। सही बात है। अब हम हैं पेज नंबर 11 पर और यहाँ थोड़ा सावधान रहना है। हेडिंग है 3 ट्रिकी क्वेश्चंस। यहाँ एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। ट्रिकी क्वेश्चन 1, क्या पर्वत या मरुस्थल में जीवन होता है? देखिए, पर्वत और मरुस्थल खुद अजैविक यानी बेजान हैं, लेकिन वो जीवन का आधार बनाते हैं, इसलिए वहां लाइफ सस्टेन करती है। और ट्रिकी क्वेश्चन 2 है जनसंख्या और समुदाय का अंतर। ये हमने बार बार डिस्कस किया है कि जनसंख्या में सिर्फ एक प्रजाति होती है और समुदाय में अनेक प्रजातियां होती हैं, जैसे मछली, सांप और मेंढक मिलकर समुदाय बनाते हैं। एकदम क्लियर है। और ट्रिकी क्वेश्चन 3, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कंफ्यूजन। इकोलॉजी 1866 में हैकल ने दिया था, जो कि एक अध्ययन है, जबकि इकोसिस्टम 1935 में टैंसले ने दिया था, जो कि फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का सिस्टम है। एग्जामिनर यहाँ फंसाता है, इनको गलत मत करना। सही कहा। क्या अब इन ट्रिकी क्वेश्चंस में कभी फंसोगे? मुझे नहीं लगता आज के बाद कोई गलत करेगा। बिल्कुल नहीं। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 12 पर। हेडिंग है अगली क्लास का ट्रेलर, यानी कमिंग सून। देखिए, आज हमने एक बहुत मजबूत नींव रखी है। अगले सेशन में हम इसके आगे पढ़ेंगे, जैसे खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कैसे काम करती है, फूड वेब यानी खाद्य जाल, और ऊर्जा के लेवल और पिरामिड भी पढ़ने वाले हैं ना। हाँ,
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां से बनेगी अगले चैप्टर के लिए। जैसे आज सब कुछ क्लियर हुआ है, वैसे ही पिरामिड्स भी चुटकी में समझ आ जाएंगे। क्या आप फूड वेब और पिरामिड्स पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगली क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। बिल्कुल। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।